जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का विद्या सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 8 का जो है हिस्ट्री का, है ना। क्लास 8 का हिस्ट्री में लाया हूँ, क्योंकि क्लास 8 का जो है मैं साइंस का मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। और ये जो आपको मैं करवाने वाला हूँ ये एनसीईआरटी का नोट्स, ठीक है। एनसीईआरटी का नोट्स है और आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी का नोट्स है, और इसको मैं आज करवाने वाला हूँ। आप लोगों को मैं 12 क्लास तक मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो जितने भी नए नए एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो टीचर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, T4 का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर बिहार एसएससी का देने वाले हैं, दरोगा का, रेलवे का, यानी अदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हमारे इंडिया में, है ना। तो ख़ास करके हमारे टीचर के लिए तो ये रामबाण सिद्ध होगा, है ना। और भी जितने भी एग्ज़ाम है सब के लिए एनसीईआरटी जानते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा, ठीक है। ऐसे देखिए क्या होता है कि जनरली तरीके से हम लोगों का जो एक हैबिट हो गया है लुसेंट पढ़ने का या फिर वन लाइनर पढ़ने का, जिसके रीज़न से क्या होता है कि हम लोगों को जल्दी दिमाग में जो है ना वो याद नहीं हो पाता, मतलब उसको याद हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि वो वन लाइनर होता है ना। और ये आपका एनसीईआरटी का है, जो कि आपका प्योर जो है बुक में से, एनसीईआरटी के बुक में से जो जो इम्पोर्टेंस फैक्ट है ना उसको यहाँ पे नोट्स के रूप में इसको प्रिपेयर किया गया, और सिर्फ एनसीईआरटी ही है। आलतू फालतू के इसमें कोई कुछ भी नहीं है। तो आपको इसमें बहुत सारे न्यू फैक्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो है इसको मैं बताने वाला हूँ। देखिए आज मैराथन होगा हिस्ट्री का, ठीक है। और हिस्ट्री में क्या होगा, क्लास 8 का मैं करवाने वाला हूँ। क्लास 8 में आपका क्या चलेगा, आज हिस्ट्री का होगा। और हिस्ट्री में देखिए जो है इसको हिंदी में बोलते हैं हमारे अतीत बोलते हैं, ठीक है ना। इसको मैं करवाने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना, जिससे हमको कुछ मोटिवेट मिलेगा और मैं आपके लिए जो है ऐसे ऐसे न्यू न्यू क्लास में लाऊँगा, ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्लास 8 को स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 का जो आपका हिस्ट्री का पार्ट्स है, ठीक है ना। और एक बात मैं बोलने वाला हूँ आप लोगों को कि क्लास को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्लास को पूरे देखिए, ठीक है ना, तभी आपको समझ में आएगा। और जब तक क्लास को पूरे नहीं देखिएगा तो आपको समझ में कुछ आने वाला है ही नहीं, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए टोटल कितने चैप्टर है इसमें, टोटल 7 चैप्टर है ना। क्लास 8 में हिस्ट्री का टोटल 7 चैप्टर। तो पहला जो चैप्टर आपका दिया हुआ है आपका कैसे, कब और कहाँ, इसको खोलते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, कब और कहाँ, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए करा कि सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है उसके बारे में बात करा रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था, है ना। किसको सौंपा था, रेनेल को सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों ने विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया नक्शे तैयार करना है। मतलब ये जान लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि भारत के नक्शे को तैयार किसने किया था, रेनेल ने तैयार किया था। और रेनेल को काम करने के लिए कौन सौंपा था, ये रॉबर्ट क्लाइव ने सौंपा था, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। आगे देखिए कहा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स था। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन कौन थे, वारन हेस्टिंग्स थे। आखिरी जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। आखिरी वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वारन हेस्टिंग्स थे। देखिए 1817 में स्कॉटलैंड विफ और शास्त्री और राजनीतिक दर्शनशी जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक क्या लिखा, एक किताब लिखा। मतलब ये देखिए क्या किया, ये पॉइंट लिखा अलग अलग बट क्वेश्चन एक ही है। तो गजब गलती किया। देखिए कहा कि 1817 में स्कॉटलैंड वेफ ने क्या किए थे, अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शनी जो थे स्कॉटलैंड के थे, है ना। वो अर्थशास्त्री भी थे और राजनीतिक भी थे, दार्शनिक भी थे, जिसका नाम था जेम्स मिल ने क्या किए थे, 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखा था, ठीक है ना, जिसका नाम है ब्रिटिश भारत का इतिहास। इस किताब में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। किसके हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा था। अगर इतिहास को हम अलग अलग
कालखंडों में बांटने की कोशिश इसलिए करते हैं, इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियत, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द हमारे अतीत के बारे में हमारे विचार को दर्शाते हैं। वो हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच के आए बदलावों के क्या महत्व होता है ना। इसलिए हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। मतलब जेम्स जो मिल थे उसको लगता था कि हमारा जो एशिया है, ये सभ्यता, इसका यहाँ का जो समाज है वो यूरोप से बहुत पीछे है। लेकिन क्या हुआ, देखिए, जेम्स मिल का मानना था कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। मतलब हिंदू और मुसलमान जो थे तानाशाह, उसका ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वास का ही एक बोलबाला था। उसका मानना ये चीज़ था। लेकिन देखिए, मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता था। उसको पहले वो मानना था उसका, ठीक ना। फिर देखिए, अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। कितने काल में बांट देखते हैं? 3 काल में। मध्यकालीन हो गया, आधुनिक हो गया और प्राचीन हो गया। कारण कि पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। पश्चिम की बात कर रहा है, ठीक ना। पश्चिम में आधुनिक काल के विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग की बात करता है। फिर देखिए, कह रहा कि अंग्रेजी शासन वाले युग को इतिहासकार औपनिवेशिक युग भी कहते हैं, है ना। अंग्रेजी शासन का युग का जो इतिहासकार उसको क्या बोलते हैं? औपनिवेशिक युग बोलते हैं। कह रहा कि अंग्रेज़ों ने भारत को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपने शासन स्थापित किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सभी खर्चों के लिए भारतीयों से राजस्व वसूल किया। पहले इसको यहाँ पे हराया और हराने के बाद क्या करता, यहाँ पे जो भी राजा महाराजा होते थे उनसे टैक्स वसूलना शुरू किया अपने खर्चा निकालने के लिए, है ना। फिर देखिए, ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में बदलाव आया। ब्रिटिश के कारण ही आया। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कहते हैं। औपनिवेशीकरण किसको कहते हैं? जब किसी भी देश के द्वारा दूसरे देश में, है ना, दूसरे देश में क्या किया जाता है, उनके अकॉर्डिंग ही जब कोई वर्क किया जाता है और उनका जो कल्चर होता है उसके कल्चर को दूसरे देश अपना लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? औपनिवेशिक कहते हैं। आगे देखिए, कह रहा कि अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन है। अंग्रेजों के साधन द्वारा जो तैयार किया गया जो सरकारी रिकॉर्ड था वो इतिहासकार के लिए क्या हो गया? महत्वपूर्ण साधन बन गया। देखिए, अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज़ों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसी संस्थान भी बनाया गया। अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये अंग्रेज़ों का मानना था। देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत एक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए, है ना। कहाँ पे थे? देखिए, यहीं पे थे। देखिए, क्या करा, गांव को राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षण में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वायु, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फैसलों का पता लगाया जाता था। 19वीं सदी की बात कर रहा हूँ, 19वीं सदी में ऐसा होता था। करा कि जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाता था। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण,
है ना, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अंग्रेजी के समय की बात है। जैसे जैसे छपाई करने का तकनीक जो है ना ये डेवलप हुआ, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकार जो थे ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो है ना वो लिखना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये इसलिए है ना, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 ये तीनों क्लास जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है ना आपका नोट्स के साथ साथ इसमें क्वेश्चन भी दिया गया। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको पूरा देखिए, आधा अधूरा देख के मत जाइएगा, क्योंकि आपको जानते हैं कि इट नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस थिंग, खोटी बुद्धि बहुत ही खतरनाक होती है ना, इंग्लिश का एक वर्ड है। चलिए आगे स्टार्ट करते। देखिए करा कि रॉबर्ट क्लाइव ने किस व्यक्ति को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए दिया था, तो आप पहले ने बताया था किसको दिए थे, रेनेल को दिए थे। इतिहास में किन घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण हैं, इतिहास में निम्न घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण होती है। जैसे राजा को कब ताज पहनाया गया, है ना, कब राजा बनाया गया, किस साल उसकी शादी हुई, किस साल उसके घर बच्चा पैदा हुए, किस साल हुआ, कौन सी लड़ाई लड़ी, कब उसकी मृत्यु हुई, और उसके बाद कौन से शासक उसके गद्दी पे बैठे, इसलिए ज़रूरी पड़ता है इतिहास। अब आगे देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स थे। कब बने थे वो, 1773 में बने थे वारेन हेस्टिंग्स। भारत का आखिरी वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। जेम्स मिल जो थे वो कौन था, जेम्स मिल स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक दार्शनिक थे जेम्स मिल थे, जिसने क्या लिखा था, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक बुक लिखा था। क्या लिखा था, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखे थे वो। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है, तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है, प्राचीन, मध्य और फिर जाके आधुनिक। अंग्रेजों को क्यों लगता था कि सही तरह शासन चलने के लिए सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका देखिए कारण था। देखिए अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पे शासन चलाने के लिए उसे सही ढंग से जानना जरूरी होता है, एकदम सही है। सर्वेक्षण से धरती की सतह, जब तक सर्वेक्षण नहीं होगा तो सर्वेक्षण से क्या पता चलता था कि मिट्टी का जो गुणवत्ता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु या फिर स्थानीय जो इतिहास के बारे में जानकारी मिलता था, है ना। इसी कदम में अंग्रेजों ने जनगणना शुरू किया, है ना। और जनगणना बताइए, हमारे इंडिया में जनगणना कब स्टार्टिंग हुआ था, 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन अगर परमानेंट जनगणना की बात करिएगा तो 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड मत बोलिए, सिर्फ रिबन लगाइए, रिपन, क्योंकि अंग्रेज लॉर्ड के लायक नहीं थे, ठीक ना, रिपन सिर्फ बोलिए। आगे देखिए, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को संग्रहालय में, अभिलेखागार में सुरक्षित रखा। भारत में नक्शा बनाने का विभाग कौन सा है, सर्वे ऑफ इंडिया था। सर्वे ऑफ इंडिया कौन थे, नक्शा बनाने का विभाग वो थे, सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब और किस शासन में हुई, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1803 में हुआ था, ब्रिटिश शासन के समय में। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, देहरादून में, ठीक है। कारक मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर था मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह। जनगणना किसे कहते हैं, ब्रिटिश शासन से ही भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना की जुड़ी जानकारी के लिए सर्वेक्षण किया जाता था और सभी नागरिकों को गणना की जाती थी, जिसे जनगणना कहते हैं, ठीक है। पश्चिम में आधुनिक युग को कैसा युग माना जाता था, पश्चिम में जो आधुनिक युग था उसको कैसा माना जाता था, पश्चिम में आधुनिक युग काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता था, पश्चिम वाला को माना जाता था। औपनिवेशिक युग किसे कहते हैं, औपनिवेशिक युग वह युग है जिसमें कोई देश किसी देश को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से दबाकर उस पर शासन करता है। भारत पर ब्रिटिश शासन का युग औपनिवेशिक युग कहलाता था। औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, औपनिवेशीकरण कहते हैं। जनगणना में किस तरह की जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनका जाति, उनका इलाका, उनका व्यवसाय, ये सभी जानकारी को इकट्ठा किया जाता था। और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था, जेम्स मिल ने लिखा था, ठीक है। अब कह रहा है सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है हमारा, बताइए ज़रा, ये हमारा है सर्वे ऑफ इंडिया जो है देहरादून में है, ठीक है। कहाँ पे है, देहरादून में है। जनगणना की बात करते हैं, जनगणना कितने 10 साल पे होता है।
और दस्तावेज की बात करते, दस्तावेज को आपका क्या है, एक अभी लिखाकार है। जेम्स मिल की बात करते, ये कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे। और वायसराय की बात करते, वायसराय हमारे लास्ट वायसराय कौन थे, माउंटबेटन थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला चैप्टर ये ख़त्म हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड पे, व्यापार से साम्राज्य तक। कितना मज़ा आ रहा है दोस्तों, बताइए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब पहले इसका नोट्स प्रिपेयर करवाए, फिर जाकर आपको क्वेश्चन करवाए, है ना। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। ऐसा क्लास आपको कोई ना करवाएगा, ठीक है। इतना समझा के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बने रहिए लास्ट तक। चलिए अब देखिए, व्यापार से साम्राज्य तक की बात करते हैं। देखिए, अभ्यास समीक्षा। सबसे पहले कहा कि मुग़ल बादशाहों में जो औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था, सबसे लास्ट वाला था। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया था, है ना। लेकिन जब 1707 में जब वो मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार, बड़े बड़े ज़मींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। मतलब जब ये मर गए, औरंगज़ेब जब मर गए 1707 में, तो उनको मरने के बाद क्या हो गए थे, जो इंडिया में जो भी ज़मींदार थे, बड़े बड़े ज़मींदार, जो भी जिसको मुग़ल ने क्या किया था, जिसको हरा के जिससे वो टैक्स वसूल कर रहे थे, तो जो सूबेदार सब जो थे, बड़े बड़े सूबेदार जो ताकत, मतलब बहुत बलशाली जो थे, वो क्या कर लिए, औरंगज़ेब के मरने के बाद अपने पावर को फिर से अपने जगह पर कर लिए, है ना। और जो उसका एरिया था, उस एरिया को अपने आप में वो फिर से वो अपना कैप्चर कर लिए। इस कारण से कह सकते हैं कि औरंगज़ेब जब मर गए, है ना, तो मुग़ल का जो है पावर धीरे धीरे करके क्या हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया। कह रहा कि देखिए 18वीं सदी में करा कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध की बात करता है, लास्ट तक। देखिए, अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी रूप में भारत में आए थे। बाद में वो विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे थे। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को गिरफ्तारी हुई थी। मतलब कहेगा कि बहादुर शाह जफर के और उनके बेटों को गिरफ्तार किसने किया था, तो कैप्टन हडसन ने किया था। औरंगजेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1857 जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। मतलब बेटों के सामने ही क्या किया था, बहादुर शाह जफर को मार डाला था। वाणिज्य की बात करते हैं, एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ें को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेच कर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के लिए जरिए मुनाफा कमाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग वाणिज्यिक बोलते हैं। अब इसका देखिए क्वेश्चन दिया हुआ सेकंड में, करेक्ट। अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन था, जो औरंगजेब था। मुगल साम्राज्य क्यों कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि औरंगजेब मर गया था। उसके मरने के बाद कई मुगल गवर्नर ने अपने क्षेत्रीय राज्यों को स्थापना करने शुरू कर दी। इससे मुगल समाज और कमज़ोर हो गया, मतलब आपस में लड़ना शुरू कर दिया, है ना, जिसके कारण से वो और कमज़ोर हो गया। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब और कहाँ हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। कह रहा कि पूर्व के साथ व्यापार करने का चार्टर कंपनी को किसने किया, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया था, है ना। पूर्व के साथ व्यापार करने का चार्टर जो है ये महारानी एलिजाबेथ ने किया था। कह रहा कौन सी पश्चिम ताकत सबसे पहले भारत में आई थी, ये पुर्तगाली भारत में आई थी। और ये जो वास्को डी गामा आए थे, कब आए थे, 1498 में आए थे। ऐसा माना जाता है किसने भारत का आविष्कार किया था, खोजा था, मतलब आविष्कार नहीं, खोजा था। कह किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया, ये आपका क्या था, वास्को डी गामा ने किया था, है ना। भारत में पुर्तगाली अड्डा कहाँ था, ये आपका गोवा में था। यूरोपीय शक्तियों के लिए देखिए गोवा में था। और गोवा से जो पुर्तगाली सबसे पहले, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं, इंडिया में सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली ही आए थे। और सबसे बाद में भी कौन गए थे, सबसे बाद में भी यही गए थे। ये 1961 में इसको ज़बरदस्ती यहाँ से मार के भगाया गया था पुर्तगाली, क्योंकि यहाँ पे आए थे और जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कह यूरोपीय शक्तियों के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तु कौन सी थी, सूती का था, रेशम का कपड़ा था, उसको काली मिर्च था, लौंग था, इलायची, तो स्पेशल तरीके से कह सकते हैं आप लोग, है ना, मसाला वाला चीज़। और जगह सूती और रेशम का कपड़ा था यूरोपीय शक्ति के लिए। हालांकि पहली अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना कब और कहाँ किया गया था, ये किया गया था 1651 ईस्वी में किया गया था, हुगली नदी के तट पर किया गया था। ठीक है। कहा कि फैक्टर किसे कहते हैं, कंपनी के व्यापारिक हुगली नदी के किनारे से ही अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहते थे।
फैक्टर मतलब पहले ज़माने में उसको फैक्टर कहते थे, समझ गए, जो कि व्यापार करते थे स्पेशल तरीके से। कहा कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ और कब शुरू हुई। पहली इंग्लिश फैक्ट्री की बात कर रहा है ना, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कर रहा है, इंग्लिश इंडिया अथी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं कर रहा, इंग्लिश फैक्ट्री की बात कर रहा था। ये 1651 में हो जाएगा, हुगली नदी के किनारे शुरू किया गया था। फरमान का क्या अर्थ है, फरमान का अर्थ होता है एक शाही आदेश, मतलब राजा का आदेश को फरमान बोलते हैं। बंगाल के पहले नवाब कौन थे, नवाब मुर्शिद कुली खां को क्या बोलते थे, बंगाल के पहले नवाब बोलते थे। बंगाल का आखिरी नवाब कौन था, बंगाल का जो आखिरी नवाब था वो था सिराजुद्दौला। पलासी का नाम किस तरह पड़ा, दरअसल असली नाम पलासी था, है ना, पलासी नहीं था, पलासी था, जिसे अंग्रेज़ों ने बिगाड़ कर पलासी कर दिया। इस जगह को पलासी, जहाँ पलाश पाए जाते थे, क्या पाए जाते थे, पलाश पाए जाते थे, और पलाश के फूलों के कारण ये बहुत ही फेमस था, इसलिए इसको पलाश बोला जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसको पलासी बोलने लगा। अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हुई, 1756 में हुआ था। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुआ, है ना। रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से जब भारत आया था तब उसकी उम्र क्या थी। रॉबर्ट क्लाइव जब इंग्लैंड से भारत आए थे तब उसका उम्र जो था 18 साल था, और ये कब की बात कर रहा है, 1743 में जो थे उसका एज जो था 18 साल का ही था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन जो है देखिए 18 साल का था, ये आपको सिर्फ एनसीईआरटी में ही मिलेगा, है ना। मतलब जब रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था तो उसका उम्र कितना था, 18 वर्ष था, और पहले वो कहाँ पे आए थे, इंडिया में, मद्रास में आए थे। विलय नीति की शुरुआत किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने किया विलय नीति की शुरुआत। प्लासी की जंग क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है, प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती थी क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। बक्सर की लड़ाई में किसकी हार हुई थी, मीर कासिम की हार हुई थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, मैसूर का शासक था। नवाब बनने का क्या मतलब होता है, नवाब बनने का मतलब था कि अंग्रेज़ों की गुलामी करना, सारी ताकत और सत्ता कंपनी के पास ही होती थी। कहा टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना, 1782 में बना, जब उसके पापा जी एक्सपायर किए, पापा उसके मरे थे तब। काजी का अर्थ क्या होता है, काजी का अर्थ एक न्यायाधीश होता है, क्योंकि मुसलमान में क्या होता है, काजी होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यायाधीश होते हैं। और एक काजी मतलब क्या होता है, न्यायाधीश होता है, जो कि मुस्लिम समाज में होते हैं, ठीक है। चलिए, विलय नीति का सिद्धांत किस तर्क पर आधारित था, यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो अंग्रेज उस राज को अपने में मिला लेगा, उसको बोलते थे विलय की नीति। और आप लोग जानते हैं इसको इंग्लिश से बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, और डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स को सबसे पहले किसने किया था, लॉर्ड नहीं, डलहौजी, सिर्फ ओनली डलहौजी ने किया था, है ना, विलय की नीति, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं लॉ में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स बोलते हैं। कह रहा कि प्रेसिडेंसी किसे कहा जाता है, ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाई में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी बोलते थे, मतलब इसे प्रेसिडेंसी दिया हुआ है, प्रेसिडेंसी पढ़िए, ठीक है। उस समय कितनी और कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी, उसमें जो प्रेसिडेंसी थी आपका कौन कौन था, बंगाल, मद्रास और मुंबई। आपका बंगाल की बात करेगा, बंगाल में आपका कौन कौन हो जाएगा, बिहार, यूपी, उड़ीसा, है ना, और बंगाल तो था ही, ये सब चीज़ हो जाएगा। मद्रास आपका नीचे साउथ वाला हो जाएगा, है ना, और मुंबई की बात करता है, मुंबई आपका कौन हो जाएगा, पश्चिम की तरफ हो जाएगा, वेस्ट साउथ। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई, 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। महाभियोग किसे कहते हैं, महाभियोग का मतलब क्या होता है, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता था, है ना, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चला जाता, उसे महाभियोग कहा जाता था। ये सब मतलब सबसे पहले कह सकते हैं महाभियोग का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, इंग्लैंड से ही हुआ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा कब हुआ, 1789 में वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स भारत जो आया था उसमें उसका एज क्या था, 18 साल का था, और कहाँ पे भारत में सबसे पहले आए थे, मद्रास में आए थे, और उसमें 18 साल जब एज पूरा था वो मतलब सबसे पहले भारत जो आए थे वारेन हेस्टिंग्स का, उसका वो कब आए थे, वो 1743 में आए थे, 1743 में वो आए थे, 18 साल की एज में मद्रास में आए थे, और 1789 में उस पर क्या हुआ, मुकदमा दायर हुआ। वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड कब लौटा, 1785 में वो इंग्लैंड लौटा था यहाँ से, और 89 में उस पर मुकदमा दायर हो गया। रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब और क्यों किया, रॉबर्ट क्लाइव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे। 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप का जवाब देना पड़ा, है ना, बाद में उसे बरी कर दिया गया। 1774 में उसने आत्महत्या कर ली, 1774 में उसने आत्महत्या कर लिया, और 89 में सोचिए उस पर क्या हुआ,
आरोप लगा था, मुकदमा दायर हुआ 1789 में वारेन हेस्टिंग्स पे हुआ था। नहीं, ये तो वारेन हेस्टिंग्स था ना, ये रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव अलग हो गया। रॉबर्ट क्लाइव अलग थे, वारेन हेस्टिंग्स अलग थे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है 72 में उस पर मुकदमा दायर हुआ भ्रष्टाचार के आरोप में, और 1774 में बेचारा, बेचारा नहीं मत कहिए, बेचारा नहीं, तो बेचारा ये सब तो था ही नहीं, ये तो राक्षस का था, राक्षस कुल के ही थे ये सब, अंग्रेज जितने भी थे। ये 1774 में ये मरा। करा कि चिन्नम्मा कौन थी? चिन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर की रानी थी, है ना। ये सब फाइटर थी। चिन्नम्मा कहाँ के थी? कर्नाटक के कित्तूर की एक रानी थी। चिन्नम्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुआ? चिन्नम्मा की मृत्यु 1829 में जेल में हो गया था। इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ फाइटर। रानी चिन्नम्मा की जेल में मृत्यु कैसे हुआ? देखिए, रानी चिन्नम्मा जो थी, इसका मृत्यु कैसे हुआ? जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर के छोटे से राज को कब्जे में लेने की कोशिश किया, तो रानी चिन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, इसलिए जो है ना उसका मृत्यु हो गया। और अंग्रेजों ने क्या करते, उसको पकड़ के जेल में डाल देते, जिस कारण वो वहाँ पे उसका क्या हो जाता, मृत्यु हो जाता। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी औपनिवेशिक शक्ति कैसे बन गई? इसका आंसर देखिए दोस्तों, नहीं दिया हुआ, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का क्या उद्देश्य था? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का उद्देश्य था, व्यापार के उद्देश्य आया था, व्यापार मतलब बिजनेस करने के लिए आया था। यूरोप के बाजारों में किन किन भारतीय वस्तुओं की मांग थी? हैं, क्या क्या था? स्पाइस का था, सूती बस का था, तो रेशम का था, ये सब चीज़ का था। दालचीनी था, मसाला, ये सब सबका हो ही गया। तो अगर वाणिज्यिक शब्द का क्या अर्थ होता है? यह एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेचा जाता था और ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता था, उसको बोलते थे वाणिज्यिक बोलते थे। सहायक संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों ने कौन कौन से इलाके को अपने कब्जे में किया था? ये जो है गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली, जो वेलेस्ली जो थे, इसके समय में सहायक संधि को लाया गया था। ठीक है, उस समय के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने से चूक गए थे। इसी तरह हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिया गया था, उसको बोलते हैं सहायक संधि। सहायक संधि के समय कौन थे? वेलेस्ली थे। चलिए दोस्तों, ये भी चैप्टर खत्म है। चलते हैं थर्ड पे, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाने की बात करता है। चलिए, करा के अध्याय और समीक्षा। करा के 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया, मतलब 1765 में किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। बंगाल के दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चय एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। आयात मीन्स होता है मंगाना, मतलब भेजना, और निर्यात मीन्स क्या होता है? आयात मतलब होता है वहाँ से लाना, मतलब किसी भी दूसरे देश से। जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया में मान लीजिए कि ब्रिटेन से आता था कोई भी सामान, सोना चांदी आता था, है ना, तो उसको बोलेंगे आयात, और यहाँ से जो सामान जाता था उसको बोलते थे निर्यात। तो अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे ही ऐसे निर्यात के लिए चांदी खरीदा जा सकता था। देखिए, करा कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। करा कि कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था। खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाल में जो है अकाल कब पड़ा था? 1770 में पड़ा था, जिसमें करोड़ों लोग मरे थे। देखिए, उस समय में करोड़ लोग मरे थे, सोच सकते हैं 1 करोड़ लोग मरे थे उस समय में, 1770 में। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी, मतलब 1/3 आबादी, 3 में से 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। मतलब कह सकते हैं कि 3 करोड़ आबादी था भारत का, है ना, बंगाल में, उसमें जो है, और 1 करोड़ आदमी मर ही गया था। सोचते कितना ज़्यादा हार्मफुल था उसमें अकाल। बंगाल की अर्थव्यवस्था संकट में थी, इसलिए कंपनी अस्थायी बंदोबस्त लगा दिया, मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी।
जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते थे उसकी ज़मींदारी को छीन लिया जाता था। बहुत सारी ज़मींदारी को अपनी ज़मींदारों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुका था। तो कंपनी का मान पूरा भरा हुआ था, यही इसका मतलब यही हो गया। देखिए 19वीं सदी की बात करता है। 19वीं सदी के पहले दशक का हालात बदल चुका था। बाज़ार में कीमतें बढ़ रहा, धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जो है ज़मींदारी की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकता था। अब देखिए महल की बात करते हैं। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल का एक राजस्व इकाई है ना, इकाई थी। यह एक गांव या गांव का एक समूह होता था, जो बोलते थे महल। अब किसान की बात कर, किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ही ज़्यादा था, और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। ठीक है, अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि ये सक्सेस नहीं हो रहा है। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त कहा जाता है। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवारी व्यवस्था कहा जाता है। रैयतवारी व्यवस्था को ये मुंडो व्यवस्था भी कहा जाता है। मुंडो व्यवस्था मुंडो के वही इसको स्टार्टिंग किए थे। अभी देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब तैनात किया? 1765 में, 12 अगस्त 1765 में किया था बंगाल का दीवान ने। नील का पौधा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय में पाया जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। किस अंग्रेज ने एक महलवारी व्यवस्था तैयार किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी नामक एक वैज्ञानिक ने, मतलब कि अंग्रेजों ने क्या किया था? 1822 में महलवारी वाली को चलाया था। नील की खेती कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होता है नीज, दूसरा होता है रैयत। स्थानीय बंदोबस्त की स्थापना किसने, कब और कहाँ किया? स्थानीय बंदोबस्त की बात करेगा तो कॉर्नवालिस ने किया था 1793 में। अस्थायी बंदोबस्त किसने किया था? कॉर्नवालिस ने 1793 में किया था, बंगाल में किया था। मद्रास का गवर्नर कौन था? बंगाल का जो मद्रास का गवर्नर था वो था टॉमस मुनरो थे। दुनिया का नील उत्पादन कब आधा रह गया था? 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन जो है आधा रह गया था, तो 83 से 89 के बीच में। 1865 में पहले कंपनी ब्रिटेन से किस वस्तु का आयात करते थे? 1865 में पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना चांदी आयात करता था। ब्रिटेन द्वारा आयात कब किया गया? 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किया गया था। मतलब ब्रिटेन द्वारा जो आयात किया गया था वो 1788 में किया गया था। रीड और मुनरो जैसी जातियों की क्या तर्क था? रीड और मुनरो जैसी जातियों की क्या तर्क थी? उनका यह तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। ठीक है, जो कि पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व अनुकूलन से पहले उनकी ज़मीनों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण होना चाहिए। ये रीड और मुनरो का एक तर्क था। किन्हीं 6 राज्यों में उगाए जाने वाले फसलों का नाम लिखिए। बंगाल में पटसन होता है, असम में चाय होता है, उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं और कपास होता है, महाराष्ट्र में कपास होता है, मध्य प्रदेश में चावल होता है। जानबे करते हैं। अस्थायी बंदोबस्त किसे कहते हैं? जमीन में निवेश करना और खेती के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दिया गया था। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाए जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसे ही अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। चलिए 3 हो गए, अब 4 में चलते हैं। आदिवासी दीकू और स्वर्ण युग का काल। इसमें अच्छा इसका नोट्स नहीं, सीधा इसका क्वेश्चन ही है। अब क्वेश्चन बहुत सारा है दोस्तों, देखिए जरा मैं आप लोग करवा रहा हूँ मैं आप लोग। कि आदिवासी दीकू और स्वर्ण युग की कल्पना की बात करता है। झूम खेती के 3 नाम बताइए। बेवर, घुमंतू एवं कीर्तन। क्या नाम है? बेवर, घुमंतू और कीर्तन। बेवर, घुमंतू और कीर्तन नाम है झूम खेती का। बिरसा कब गिरफ्तार हुए थे? बिरसा गिरफ्तार हुए थे 1895 में। बिरसा मुंडा गिरफ्तार हुए थे। बिरसा का जन्म हुआ था 1870 में हुआ था। बिरसा का जन्म किस जाति समूह हुआ था? मुंडा जनजातीय समूह हुआ था। बिरसा की मृत्यु
कब और कैसे हुआ? तो बिरसा का मृत्यु 1900 में हुआ। 1855 में उसको गिरफ्तार किया गया था और 1900 में उसका मृत्यु हो जाता। किसी कारण होता? हैजा के कारण मृत्यु होता। घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ पे रहते थे? घुमंतु किसान जो पूर्ववर्ती एवं मध्य भारत के पर्वतीय एवं जंगली पट्टियों में रहते थे। पूर्ववर्ती और मध्य भारत के पर्वतीय और जंगली में रहते थे, जंगलीय क्षेत्रों में। झूम खेती किसे कहते हैं? झूम खेती घुमंतु खेती को कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। बैगा औरों के लिए काम करने से क्यों कतराते थे? जो बैगा जाति के थे, जनजाति थे, वो औरों के काम करने के लिए क्यों कतराते थे? तो बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते थे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए एक अपमान की बात था। मुंडा क्या था? मुंडा एक जनजातीय समूह था जो कि छोटा नागपुर का था। कुछ जनजातीय समूह के नाम बताइए। मुंडा, गोंड, उरांव, संथाल जनजाति, है ना। और अब जनजाति की बात करता है तो कितने जनजाति अभी प्रेजेंट टाइम में? 32 जनजाति जो है हमारे झारखंड में। आगे देखिए, ब्रिटिश अफसरों को कौन सी आदिवासी समूह ज़्यादा सभ्य दिखाई देता था? सभ्य दिखाई देता था, देखा था, अच्छा दिखाई देता था उसको। एक जगह टिक कर रहने वाले जैसे गोंड हो गए, संथाल हो गए, ये समूह सभ्य दिखाई देते थे। स्लीपर की बात करते हैं। लकड़ी के वे क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पट्टियाँ बिछाई जाती हैं। ये स्लीपर जो है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी T2 में, T2 T3 T2 या फिर T3 से पूछा गया। हम इसको क्वेश्चन को देखे हुए हैं। देखिए, लकड़ी के वे क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पट्टियाँ बिछाए जाते हैं, लकड़ी का होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्लीपर बोलते हैं। करके आदिवासी खाना पकाने के लिए कौन से तेल इस्तेमाल करते थे? आदिवासी खाना पकाने के लिए जो है साल और महुआ के तेलों का इस्तेमाल करते थे। साल और महुआ, महुआ का तो नाम आप लोग सुने हैं तेल में, लेकिन साल का भी यूज करते थे वो लोग। करके आदिवासी अपना जीविका कैसे चलाते थे? बहुत सारे इलाके में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके अन्य वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी मानते थे। वैष्णव किसे कहते हैं? विष्णु की पूजा करने वाले को वैष्णव कहते हैं। आदिवासी दिक्कू किसे मानते थे? आदिवासी बाहरी लोगों को दिक्कू मानते थे। मतलब कुछ क्वेश्चन दे सकता है कि दिक्कू का मतलब क्या होता है? दिक्कू का मतलब होता है बाहरी आदमी को क्या बोलते हैं? दिक्कू बोलते हैं। आदिवासियों के लिए सफ़ेद झंडा किस बात का प्रतीक था? सफ़ेद झंडा बिरसा राज का एक प्रतीक था। बैगा औरों के लिए काम करने से क्यों कतराते थे? बैगा इसलिए कतराते थे क्योंकि बैगा जो है खुद को जंगल के संतान मानते थे, है ना। और जंगल पर ही वो ये उपज पर ही जिंदा रहते थे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात था। करके ब्रिटिश शासन में घुमंतु काश्तकारों के सामने कौन सी समस्या थी? उन्होंने ज़मीन को माप कर प्रति व्यक्ति का हिसाब तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना चाहिए। कुछ ही किसानों को भूस्वामी और दूसरों के पट्टेदार को घोषित कर दिया गया। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। ऐसे था। दिक्कुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? आदिवासी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्या से बहुत ही ज़्यादा बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। उनकी आजीविका खतरे में थी। उनके धर्म छिन्न भिन्न हो रहे थे, इसलिए वो दिक्कू से बहुत परेशान रहते थे। वन कानूनों में आए बदलावों के आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा था? अंग्रेजों ने सारे जंगल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज की सम्पत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ऐसे जंगल थे जहाँ पे अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होता था। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं था, जो अंग्रेजों के लिए था। कारक औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आया? उन्हें कई गांवों पर ज़मीनों पर मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनके शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले जो उनके पास जो ताकत थी, अब वो उनके पास नहीं रहा था। परंपरागत कामों को करने के लिए लाचार हो गए थे वो लोग। बिरसा के कल्पना युग में स्वर्ण युग किस तरह का था? वे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे, जिसमें मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, है ना। तटबंध बनाते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे और कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें और एक जगह टिक कर रहे। वे अपने ही खेत पर काम करें। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपनी बिरादरियों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाए और वो ईमानदारी से जिए। झूम खेती कैसे की जाती है?
इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगल में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी, जिसमें जंगल के घास फूलों को जलाकर खेतों में छिड़क दिया जाता था और उस पर खेती किया जाता था, है ना। जब खेतों की उपजाऊता समाप्त हो जाती थी तो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते थे। बिरसा आंदोलन किन दो मायनों में महत्वपूर्ण था? इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसा कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दिखो, जिसको बाहरी लोग बोलते हैं, लोग आदिवासियों के जीवन पर आसानी से कब्जा ना कर सकें। इसने एक बार फिर साबित कर दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपनी खुशी को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। भारत के कुछ चरवाहे समुदाय का नाम बताइए। जैसे पंजाब में कौन था? पंजाब में है वन गुज्जर है ना। आंध्र प्रदेश में लवाडिया है। कुल्लू में गरेरिया है। पंजाब में कौन है? गुज्जर। आंध्र प्रदेश में लवाडिया, कुल्लू गरेरिया में। कश्मीर में क्या ना, बकरवाल। बकरवाल आपका कहाँ पे? कश्मीर में। याद रखिए, बकरवाल कश्मीर हो गई। और क्या था? गरेरिया कहाँ पे? कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश की बात कर रही है। और लवाडिया कहाँ पे? लवाडिया आपका आंध्र प्रदेश में। और गुज्जर कहाँ पे? पंजाब में। चलिए, कल घुमंतू काश्तकारों में ब्रिटिश शासन के समय कौन कौन सी समस्या आती थी? घुमंतू काश्तकार एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। ऐसे समूहों से अंग्रेजों का परेशानी थी, है ना, जो यहाँ वहाँ भटकते थे। वे चाहते थे आदिवासी के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे, क्योंकि उसको टैक्स लेने में प्रॉब्लम होता था। अस्थायी रूप से रहने और किसानों को नियंत्रित करना आसान होता था। अंग्रेज अपने शासन के लिए नियमित स्रोत भी चाहते थे। झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजी कोशिश बहुत कामयाब रही। इसकी पुष्टि के लिए 3 तर्क बताइए। कारण अंग्रेजी शासन झूम काश्तकारों के जीवन में परिवर्तन चाहते थे। वे चाहती थी कि वे अस्थायी रूप से एक जगह पर काम करें, जबकि काश्तकारों की अपनी समस्याएं थी। वे कम पानी और सूखी मिट्टी वाले खेतों में हल से खेती नहीं कर पाते थे। अक्सर उनको नुकसान होता था और उपज कम होती थी। पूर्वोत्तर राज्यों के झूम के काश्तकारों इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी और उन्हें घुमंतू खेतों में छूट दे दी गई। तरह के ब्रिटिश अफसरों को आदिवासी समूह, शिकारी, संग्राहक या झूम काश्तकारों के मुकाबले गोंड एवं संथाल समूह अधिक सब क्यों दिखाई देते थे? क्योंकि उसका रीज़न था कि वो एक जगह पर, देखिए लिखा, ब्रिटिश अफसरों को आदिवासी समूह, शिकारी, संग्राहक या झूम काश्तकारों के मुकाबले गोंड और संथाल समूह जो अधिक सब दिखाई देते थे। क्योंकि जंगल में रहने वालों को बर्बर और जंगली माना जाता था, है ना। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह पर रहना चाहिए और एक जगह पर रहना, जगह बसाना और सब बनाना जरूरी है। गोंड एवं संथाल समूह एक जगह पर टिक कर अस्थायी रूप से खेती करते थे, जबकि शिकारी, संग्राहक या झूम काश्तकार एक जगह पे घुमंतु थे, जो घूम कर जीवन व्यतीत करते थे। बिरसा मुंडा की शिक्षा की बात करता है। बिरसा मुंडा ने कौन सा शिक्षा दिया? उन्हें शुद्धता एवं दया पर जोर दिया। उन्होंने शराब छोड़ने और गाँव को साफ रखने पर जोर दिया। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे डायन व जादू टोने पर विश्वास नहीं करें। डायन और जादू टोने पर। बिरसा आंदोलन का क्या उद्देश्य था? बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, जिसके निम्न कारण थे। ईसाई मिशनरियों एवं हिंदू जमींदार आदिवासियों के जीवन शैली को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। अंग्रेजों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीनों को छीनते जा रहे थे, है ना। ईसाई मिशनरीज उनकी परंपरागत संस्कृति को आलोचना करते थे। चलिए 5th पे, अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। आपका कारा 1857 की इसका जनता की बगावत की बात करता है दोस्तों। देखिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो समझाते हुए आप लोगों को हम चल रहे हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं दोस्त, गला सूख गया थोड़ा सा। पहले बहुत 2-3 घंटा से प्यास लगा हुआ, लेकिन पी ले रहे थे। चलिए, कह कि जब जनता बगावत करती है ना, तो 1857 और उसके बाद का समय की बात करता है। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें भी है, आपका इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए ध्यान से,
कहा कि जब जनता बगावत करती है, देखिए क्या कहा, इसका पहले नोट्स दिया हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का जनता, राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़ा था। जो नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती थी या उनके भावनाओं को ठेस पहुंचती थी तो लोग उनका क्या करते थे, विरोध करते थे। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत जो है वो छिनने लगा, उनकी सत्ता और सम्मान दोनों छिनने लगा था। बहुत सारे राज दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था, उनके राजस्व वसूली के अधिकार वो इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। अवध को अंग्रेजों ने 1856 में अपने कब्जे में लिया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कंपनी द्वारा जारी सिक्के पर से मुगल बादशाह का नाम को क्या कर दिया, हटा दिया। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। गाँव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली से के सख्त तौर तरीके से परेशान थे और ऐसे बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। भारतीय सिपाही जो कंपनी में काम करते थे अपने वेतन भत्तों और सेवा सत्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम सैनिकों के धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। भारतीय समाज में सुधार के लिए अंग्रेजों ने क्या किए थे, सती प्रथा को रोकने, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए क्या किया था, कानून बनाया था। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और जमीन संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दिया था। 1850 में नए कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म अपनाने की छूट दे दिया गया, है ना। इसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति अब ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। कहा कि जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो उसे सैनिक विद्रोह कहते हैं। मई 1857 में कब कह रहा, देखिए मई 1857 में हुए सैनिक विद्रोह से भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था। सैनिक विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होता है, मेरठ से होता है। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटकाया गया था। मतलब मंगल पांडे को फांसी पर कब लटकाया गया था, 29 मार्च 1857 को। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि नील उगाने वाले किसानों की क्या समस्या थी। उसका किसानों को अपनी सारी उपज को मिल मालिकों को सौंपने को विवश किया गया था। मतलब सारी उपज को, जितना भी उपज होता था सारी उपज को बोला गया था उसको अंग्रेज़ों को दिया जाए, मालिक को दिया जाए, मालिक अंग्रेज़ों को देता। फिर किसान जमींदारों की भूमि पर नील की खेती करते थे जो ज़बरदस्ती उनकी फसल बागान मालिक को बेच देते थे। अपनी ज़मीन का किराया चुकाने के लिए बार बार किसानों को बागान मालिकों से कर्ज लेना पड़ता था। 1857 ईस्वी की क्रांति की विफलता के क्या कारण थे, इसका देखिए कारण था कि भारतीय क्रांतिकारी विभिन्न टुकड़ों एवं स्थानों पर बटे हुए थे। भारतीय क्रांतिकारियों के पास जो है अत्याधुनिक हथियारों की कमी थी, जबकि ब्रिटिश शासन के पास अत्याधुनिक हथियार और तोपें था, इसीलिए वो ज़्यादा सफल हुआ। 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, अंग्रेज़ों ने पुराने जमींदारों को की ज़मीनें वो अधिकार छीन लिए थे। अंग्रेज़ों ने सहायक व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय शासकों से की गई संधियाँ तोड़ा, इससे काफ़ी असंतोष बढ़ा हुआ था। जो संधि किए थे उसको उसने क्या किया था, उसको तोड़ दिया था। डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीतियों से झांसी और कई भारतीय शासकों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण हुआ था। कहा कि अंग्रेज अफसर भारतीय सैनिकों को घृणा की दृष्टि से देखते थे।
जो भी अंग्रेज अफसर थे भारतीय सैनिकों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। लड़ाई से लौटते उन्हें भत्ता भी नहीं मिलता था। जब लड़ाई से लौटते क्या दिया, लड़ाई से लौटने उन्हें भत्ता भी नहीं मिलता था, लौटने पर होता। सैनिकों को अपनी राइफलों में गाय व सुअर का जो चर्बी वाले कारतूस चलाने को कहा गया था। इन कारतूसों को चलाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था कारतूस को। अतः हिंदू एवं मुसलमान सैनिक भड़क उठे और उन्हें बगावत कर दिया। 1857 ईस्वी की क्रांति के तत्कालीन कारण क्या थे? 1857 की तत्कालीन कारण में से प्रमुख थे, सैनिकों को अपनी राइफलों में गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस चलाने को कहा गया। इन कारतूसों को चलाने से पहले मुंह से उसको खोलना पड़ता था। अतः हिंदू एवं मुसलमान सैनिक भड़क उठे और उन्होंने क्या किया दिया, बगावत कर दिया। कहा कि ताइपिंग विद्रोह क्या है? ताइपिंग विद्रोह देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ताइपिंग विद्रोह कभी नाम सुने आप लोग ताइपिंग का? ताइपिंग विद्रोह 1857 में दक्षिणी चीन में एक विशाल जनविद्रोह हुआ। कहाँ पे हुआ था? दक्षिणी चीन में विशाल विद्रोह हुआ था, जनविद्रोह, जिसे ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ताइपिंग विद्रोह, यह विद्रोह होंग जिकुआंग, कहाँ पे? होंग जिकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गीय साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ा था। करा के होंग जिकुआंग कौन था और वह किस बात के खिलाफ था? होंग जिकुआंग एक चीनी नागरिक था जिसने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ था। करा के ताइपिंग के विद्रोही कैसे समाज की स्थापना चाहते थे? ताइपिंग विद्रोही ऐसे समाज की स्थापना चाहते थे जहाँ ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहाँ किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगा, जहाँ सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुषों के बीच कोई भी भेद नहीं होगा, जहाँ अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति, गुलामी पर क्या होगा? पाबंदी होगा। ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह की मदद कहाँ की सेनाओं ने किया था? करा चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने मदद किया था। कौन किया था? चीन में जो अंग्रेज थे और उसके बाद जाकर फ्रांसीसी सेनाओं ने क्या किया? तो उसको मदद की थी। कहा 1857 के बाद इतिहास का नया चरण शुरू हुआ। अब पहले वाली नीतियों के सहारे अंग्रेज शासक नहीं चला सकते थे, उन्हें बदलाव की आवश्यकता थी। इस कथन की पुष्टि के लिए 5 बिंदु कार्य लिखने के लिए देखिए क्या करा है इसमें, या फिर इसके बदला ये भी क्वेश्चन दिया हुआ 1857 के बाद ब्रिटिश शासन ने भारत में क्या क्या बदलाव किया गया, वही चीज़ है। करक 1857 के बाद इतिहास का नया चरण शुरू हुआ और अंग्रेजी शासकों ने अपने शासन प्रणाली में निम्नलिखित बदलाव किए। क्या क्या किए थे सुनिए जरा। करा कि अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी है ना सीधे अपने हाथों में ले लिया, पहला पॉइंट है। उसके बाद जाके ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार अपने हाथों में ले लिया था। कहा कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। भारतीय शासकों को ब्रिटिश शासन के अधीन शासन चलाने की छूट दिया गया। भारतीय सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। देखिए जानते ये क्यों किया गया? उसको फिर से डर था कि कहीं फिर से आंदोलन नहीं हो जाए, है ना, इसीलिए ऐसा किया गया। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त किया गया। मुसलमानों का जो ज़मीन था क्या किया, बड़े और जो संपत्ति था तो सबको जब्त कर लिया गया। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जिम्मेदारों की रक्षा करना तथा जमीन पर उनके अधिकारों के स्थायित्व देने के लिए नीतियों को बनाया गया। अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत कौन थी? अवध था। अंग्रेज़ों ने अवध का विलय किस आधार पर किया था? 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपा गया था। 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत पर शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है ना। इस आधार पर अवध को अपने कब्जे में कर लिया, अपने मिला लिया। अंग्रेज़ों ने मुगल शासन को पूरी तरह खत्म करने के लिए क्या किया था? कंपनी ने मुगलों को शासन को खत्म करने के लिए पूरी योजना बनाई थी। देखिए कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्के से मुगल बादशाह का नाम को क्या कर दिया, हटा दिया गया। 1857 में गवर्नर जनरल 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने
ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बहादुर शाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा, मतलब दिल्ली से निकाल दिया जाएगा, ये ऐलान किया था। ठीक है। 1856 में गवर्नर जनरल केनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, केवल राजकुमारियों के रूप में मान्यता दी जाएगी। केवल राजकुमार जो रहेगा सिर्फ राजकुमार के रूप में मान्यता दिया जाएगा बस। चलिए, ये भी ख़त्म हो गया। अब करा बुनकर लोहा वाला। देखिए, बुनकर लोहा बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक, इसमें मतलब नोट्स नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ, सब क्वेश्चन को करवाएंगे, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, करके बुनकर लोहा बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक। यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी? यूरोप में भारत में बनी मलमल का, कैलिको, सीड्स का, कोसा, बंडाना एवं जामदानी इत्यादि कपड़े का क्या था, बहुत ज़्यादा डिमांड था, है ना। कि जामदानी क्या था? जामदानी प्रायः स्लेटी और सफ़ेद रंग का बारीक मलमल होता था, जामदानी, है ना, एक मार्बल होता था जिस पर करगे में सजावटी चिन्ह बुने जाते थे। इसकी बुनाई के लिए आमतौर पर सूती और सोने के धागे का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस था, सूती और सोने के धागे। बंडाना क्या है? बंडाना शब्द का प्रयोग गले या सिर पर पहनने वाले किसी चटक रंग के छायादार गुलबंद के लिए किया जाता था, बंडाना का योग। अगरिया कौन होते थे? अगरिया लोहा बनाने वाले लोगों का एक समुदाय था। कौन था अगरिया? कौन होता था? जो लोहा बनाने वाले जो समुदाय थे उसको अगरिया बोला जाता था। यह लोग लोहा गलाने की कला में बहुत ज़्यादा निपुण थे, अगरिया लोग। अंग्रेजी का सिट शब्द हिंदी के डैश शब्द से निकाला गया, छीर से निकाला गया। सिट शब्द छीर से निकाला गया। टीपू की तलवार डैश स्टील से बनी थी। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। टीपू जो थे, टीपू सुल्तान जो थे, उसका तलवार किस स्टील से बना हुआ था? तो वुड्स से बना हुआ था, है ना। तो क्वेश्चन कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, सिर्फ एनसीईआरटी में ही मिलेगा आप लोगों को। करके टीपू की जो तलवार था वो किस स्टील से बना हुआ था? वुड्स से बना हुआ था। भारत का कपड़ा निर्यात 1.5 सदी में गिरने लगा था। भारत का निर्यात जो है 19वीं सदी में क्या हो गया था? वो गिरने लगा था। कर विभिन्न कपड़ों के नामों से उनके इतिहासों के बारे में क्या पता चलता है? देखिए, मुस्लिन, जिसको मलमल बोलते थे। यूरोप के व्यापारी ने भारत से आया बारीक सूती कपड़े को सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था, है ना। सबसे पहले कहाँ देखा था? इराक के मोसुल शहर में अरब व्यापारियों के पास देखा था। अतः वे बारीक कपड़ों वाले सभी कपड़ों को मुस्लिन या मलमल कहने लगे थे। सीट्स देखो, देखिए, कराइया हिंदी के छीट शब्द से निकाला गया। बांडाना क्या होता था? यह हिंदी भाषा के बांधना से निकाला गया। बांडाना मतलब बांधना से निकाला गया। अब कैलिको की बात करते हैं। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिणी पश्चिमी भारत में केरल के तट कालीकट पर डेरा डाला था। यहाँ से वे मसालों के साथ सूती कपड़ा भी ले गए थे, जिन्हें कैलिको कहने लगा। इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़ों का विरोध क्यों किया, है ना। तो कारक इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादकों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से जो आयात होने वाले कपड़े का विरोध क्यों किया? क्योंकि उस समय इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग के विकास की शुरुआत जो है हुई थी। भारतीय वस्त्रों से प्रतियोगिता में अक्षम होने के कारण ब्रिटिश उत्पादक अपने देश में भारतीय वस्त्रों पर प्रतिबंध लगाकर बाजार सुनिश्चित करना चाहते थे। ब्रिटिश ऊन तथा रेशम उत्पादकों ने भारतीय वस्त्रों का आयात का विरोध करना शुरू कर दिया। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून लगाकर छपाई वाले सूती कपड़े के उपयोग पर भी रोक लगा दिया था। देखिए कितना बड़ा वो अथी किया था वो। ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास से भारत के कपड़ा उत्पादकों पर किस तरह के प्रभाव पड़े थे? अब भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों के से मुकाबला करना पड़ता था, मतलब यूरोप और अमेरिका के। भारत से इंग्लैंड को कपड़ों का निर्यात मुश्किल हो जाता था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोप दिया था। यहाँ के हजारों बुनकरों बेरोजगार हो गए थे, है ना। ब्रिटिश मतलब कि विदेशी बाज़ारों से भारतीय कपड़ों को बाहर कर दिया गया। उनके एजेंटों द्वारा अब पेशगी देना बंद कर दिया गया था। 19वीं सदी में भारतीय लोह प्रगलन उद्योग का पतन क्यों हुआ था? क्योंकि 19वीं सदी आते आते भारतीय लोह प्रगलन उद्योग को तेज़ी से पतन हुआ, क्योंकि भारत पर अंग्रेज़ों की जीत के साथ साथ यहाँ के तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया, इसलिए यहाँ के आदमी बेरोजगार हो गए थे।
भारतीय वस्त्र उद्योग को अपने शुरुआती सालों में किन समस्याओं को जूझना पड़ा था? इन उद्योगों को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ठीक है। सभी सरकारें अपने देश के औद्योगिकरण को प्रोत्साहित किए, परंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा इस उद्योग के संरक्षण के लिए कोई सुरक्षा नहीं दिया गया था, है ना। अब देखिए आगे कह रहा है कि भारतीय वस्त्रों का ब्रिटेन के उत्पादकों द्वारा विरोध होने लगा, जिससे ब्रिटिश सरकार ने भारत से निर्यातित कपड़ों पर भारी सीमा लगा दिया था। ठीक है दोस्तों, 1 घंटा का क्लास हो गया। ठीक है ना, थोड़ा देर का क्लास और रहेगा, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिए। अगर हम नहीं थक रहे हैं तो आप लोग क्यों थकिएगा? आप लोग लास्ट तक बने। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट सब दिया हुआ, देखिए ज़रा, ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। कारण पहले महायुद्ध के दौरान अपना स्टील उत्पादन बढ़ाने में टिस्को को किस बात से मदद मिला था? कारण कि पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में बनने वाली इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया था। कारण कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में बनने वाली इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं के लिए पूरा करने का झोंक दिया गया। देखिए विश्व युद्ध के इस दौर में ब्रिटेन द्वारा आयात होने वाले इस्पात में नाटकीय रूप से कमी आ गया था। भारतीय रेलवे भी पटरियों की आपूर्ति के लिए टिस्को की ओर मुड़ा। महायुद्ध के लंबा खींचते जाने के कारण टिस्को को युद्ध के लिए गोलों का खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया था। 1919 तक यह स्थिति हो गई कि टिस्को द्वारा बनाए गए इस्पात का 90% भाग सरकार ही खरीद लेता था। देखिए अब क्या करा केलिको अधिनियम। क्या केलिको अधिनियम? 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता से ब्रिटेन इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात पर विरोध करने लगे थे, है ना। इस दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए नए कानून बना दिया, जिसे केलिको कहा जाता था। ऑटोमेटिक था कि यहाँ का जो कपड़ा होता था बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता था, है ना, अच्छा होता था, टिकाऊ होता था और प्राइस भी कम होता था। इसलिए इंग्लैंड के आदमी जो क्या करते थे, यहाँ के कपड़े ही खरीदना पसंद करते थे और वहाँ के जो व्यापारी जो कपड़ा बनाते थे उसका बिकता नहीं था। इसलिए उसका व्यापारी ने क्या किया, यहाँ का विरोध शुरू कर दिया। उसको बोलते केलिको अधिनियम बोला जाता है। ब्रिटेन दुनिया का कारखाना क्यों कहा जाने लगा? सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन में 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया गया। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा, यही कारण है कि ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। क्यों नहीं कहा जाने लगेगा? पहले इंडिया था, है, इंडिया पहले था और इंडिया का क्या किया, इंडिया के जो लोहा का जो था, इस्पात का जो था, ये सब को बंद कर दिया गया और उसने क्या किया, खुद यहाँ वो अपने देश से जो भी मटेरियल था लोहा का जो था वो यहाँ पे भेजने लगा। अब उससे जो मटेरियल बनता था उसको जाके बेचना शुरू कर दिया, है ना। बल्कि यहाँ का जो मेन इंपॉर्टेंस जो रॉ मटेरियल्स होता था उसको उसने बंद कर दिया। तो ऑटोमेटिक है कि पूरा वर्ल्ड में वो नंबर 1 पे होगा ही। के कारण बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले कहाँ देखा गया? ये देखा गया था मौजूदा इराक के मोसुल शहर। इराक के कहाँ पे? इराक के मोसुल शहर में एक अरब व्यापारी के पास देखा गया था। कहा कि इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन या मलमल कहने लगे। कहा कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने किया था? जॉन कैनी ने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में किया था। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने और कब किया? इससे क्या फायदा हुआ? वाष्प इंजन का देखिए 1786 में किया गया था। कब किया गया था? 1786 में किया था। रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। ये रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का किया था। हालांकि जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से में बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बहुत ही कम कीमतों पर तैयार किया जाने लगा था। स्पिनिंग जेनी जो है ये क्या था? एक ऐसी मशीन जिससे एक कामगार एक साथ कई तकनीकों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकनियाँ घूमने लगती थी। तो वही अथी वाला बुनने वाला चीज़। बिजली व विद्युत चुम्बक का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे ने किया है बिजली और चुम्बक। बुनकर कौन थे? बुनकर आमतौर पर पोअर बुनाई का काम करने वाले समुदायों को ही कारीगर होते थे, है ना। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे ओया मोमिन, दक्षिण भारत की साले व केकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरों के लिए प्रसिद्ध था। औरंग सबसे क्या तात्पर्य? करा कि फारसी भाषा में गोदाम को, है ना, क्या करा? फारसी भाषा में गोदाम को औरंग कहा जाता था, है। वर्कशॉप के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ा?
इसके निम्न कारण थे, देखिए। अब भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल हो जाता था, क्योंकि ब्रिटिश ने सरकार ने बाहर से आने वाले कपड़ों पर भारी भरकम क्या किया था, शुल्क लगा दिया, टैक्स लगा दिया था। यहाँ के हज़ारों बुनकर बेरोजगार हो गए थे। विदेशी बाजारों से भारतीय कपड़ों को बाहर कर दिया गया। उनके एजेंटों द्वारा अब पेंशन देना बंद कर दिया गया था। कारण के परगलन भट्टियों में बुट्स स्टील किस तरह बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे को कास्ट कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए परगलक इस्पात की सिल्लियाँ तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिम और मध्य एशिया में भी तलवार बनाए जाते थे। इसलिए ना टीपू सुल्तान का जो तलवार था वो किससे बनता था, बुट्स से बनता था, बुट्स स्टील से बनता था। टीपू सुल्तान की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त एवं पहिनी थी कि वह दुश्मनों के लोह कवचों को भी आसानी से चीर सकता था, जो लोह कवच लोग पहनते थे। टीपू सुल्तान की तलवार की मुठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी, जिनमें जिनमें करा कि जिनमें युद्ध के फतह के लिए संदेश दिए गए थे। इस तलवार का यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाले बुट्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो भारत में बनाया जाता था। इस बुट्स स्टील की तलवार बहुत पैनी और लहरदार होती थी। दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित बुट्स स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी तक आते आते लुप्त क्यों हो गया? क्योंकि भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ साथ यहाँ की तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया, है ना। और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे ने और इस्पात ने ले लिया। अहमदाबाद में पहला कारखाना कब खुला था? अहमदाबाद में पहला कारखाना खुला था 1861 में खुला था। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब और कहाँ पे खुला हुआ था? भारत में पहला सूती कपड़ा जो 1854 में बम्बई में स्थापित हुआ था। परगलन से क्या तात्पर्य? चट्टान मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया को परगलन कहते हैं। जब उसको पिघलाया जाता है। धोकनी क्या था? धोकनी देखिए क्या था। हवा धोकनी मतलब हवा फेंकने वाला एक यंत्र है, जिसको चलाकर कोयले की आग को हवा दे देता था, उसको क्या बोलते थे? धोकनी बोलते थे। धातुमल क्या है? धातु को गलाने से पैदा होने वाला कचरा जो था उसको धातुमल कहा जाता था। चरखा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे में कब स्थान दिया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए चरखा को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे में स्थान दिया था 1931 में दिया गया था। कब दिया गया? 1931 में दिया गया था। चिप्पीकार कौन थे? छापेदार कपड़ा बनाने के लिए, जो छापेदार होते थे कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को थप्पे से छपाई करने वाले माहिर कारीगरों की जरूरत पड़ती थी। इन्हीं कारीगरों को चिप्पीकार बोलते थे। बुनाई के लिए प्रसिद्ध समुदायों के नाम बताइए। बंगाली के तांती थे, उत्तर भारत के जुलाहा एवं मोमिन बुनकर थे, दक्षिण भारत के साले एवं के कुलार थे। आधुनिक विश्व की औद्योगिक क्रांति के लिए कौन सी उद्योग जवाबदेही थी? आधुनिक विश्व की बात कर रहा कि वस्त्र एवं कपड़ा उद्योग होगा। वस्त्र एवं कपड़ा उद्योग, लोह एवं इस्पात उद्योग दोनों हो जाएगा। औपनिवेशिक काल में भारतीय कपड़ा उद्योग को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था? इस उद्योग को ब्रिटेन में आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ठीक है। औपनिवेशिक सरकार द्वारा इस उद्योग के संरक्षण के लिए कई सुरक्षा नहीं दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को किन किन कारणों से फलने फूलने का अवसर मिला था? प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन की सभी औद्योगिक कंपनियां विश्व युद्ध के लिए साजो सामान तैयार करने में लग गए थे। वहाँ का वस्त्र उद्योग कमज़ोर पड़ गया और भारत में वस्त्र का आयात कम हो गया, जिससे भारतीय कपड़ों की मांग भारत में बढ़ गया। ब्रिटेन द्वारा सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से सूती कपड़े के उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी? यूरोप में जो डिमांड था, भारत में बनी मलमल का, केलिको का, सिल्क का, कोसा का, बंडाना का, जामदानी की सब कपड़ा का बहुत मांग था। जामदानी क्या है? जामदानी प्रायः स्लेटी और सफ़ेद रंग का बारीक मलमल होता था, है ना, जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते थे। इसकी बुनाई के लिए आमतौर पर सूती और सोने के धागे का इस्तेमाल होता था। बंडाना क्या है? बंडाना शब्द का प्रयोग गले या सिर पर पहनने वाले किसी चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था। अगरिया कौन होते थे? अगरिया लोहे बनाने वाले लोगों का एक समुदाय था। यह लोग वही चीज़ लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया। हाँ, क्वेश्चन रिपीट हो गया।
क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए भी हो गया, चलते हैं नेक्स्ट पे। देसी जनता को सब, और लास्ट की लास्ट है दोस्तों, ठीक है। कहा देसी जनता को सब बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। देखिए इसका पहले मुख्य बिंदु को देख लेते हैं, ठीक है। मुख्य बिंदु में क्या कह रहा है, 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुआ, 1791 में हुआ था। विलियम जोन्स ने 1783 में कलकत्ता आया था। मतलब विलियम जोन्स कलकत्ता कब आया था, विलियम जोन्स कलकत्ता आया था 1783 में आया था, है ना। और हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुआ, बनारस में 1791 में हुआ था। कह रहा कि जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिमी दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखता था। कह रहा कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम जो है 1835 में पारित किया गया था। विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक तथा नेथेनियल होलहेड ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के समय किया था। देखिए एशियाटिक सोसाइटी का सिर्फ जानते हैं विलियम जोन्स ने किया था, जबकि देखिए कितना दिया हुआ। और ये टीचर के एग्जाम में ये पूछता है, तब क्वेश्चन दे देगा तो आप लोग फंस जाइएगा। कौन कौन किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया था, हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने किया था, और नेथेनियल होलहेड ने किया था। 3 आदमी ने मिलकर किया था। किसने, विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल होलहेड ने किया था। एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को प्राच्यवादी कहा जाता था। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम लिए थे। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना किया जा रहा था, है ना। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए थे। 1854 के ओट डिस्पैच की बात कर रहा है, नीतिगत की क्या उसका मेन बात जो था, इसमें क्या क्या था ये दिया गया। करेक्ट, आर्थिक क्षेत्र में शिक्षा का व्यवहारिक लाभ, भारतीयों को यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराना, ये था। यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान करना, और था शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा करना, सब चीज़ था। करा 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध था। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से, है ना, प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच क्या असंतोष पैदा होगा। अंग्रेजों को डर था कि लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह का छेड़छाड़ देशी लोगों को भड़का सकता था। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है, और नैतिक उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। यह अंग्रेजों का मानना था। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होना चाहिए, है ना। दिमाग और आत्मा दोनों विकसित होना चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पर पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं, और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती है। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। वे शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा के पक्षधर थे। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में की रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किए थे। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। एकदम सही बात है। देखिए, इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया था। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी, जिसको शांति निकेतन दिखाई दिया, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेघ और विकसित, मतलब कि ये जानने उसका मानना था कि नेचुरल प्लेस में ही कुछ वर्क होना चाहिए, जिसमें स्कूल खोल लेते हुआ शांति निकेतन। हालांकि टैगोर को ऐसे लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे।
कलकत्ता कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। यही कारण था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना करना पड़ा और वो भी गाँव में जाके गए थे, शहर से 100 किलोमीटर दूर। महात्मा गांधी अंग्रेजी भाषाओं के बजाय भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा चाहते थे और वे पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे, जबकि टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब लाया गया? अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लाया गया 1870 को। कब लाया गया? 1870 को अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लाया गया था। कहा कि बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब और क्यों हुआ था? बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज का स्थापना किया गया ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दिया जा सके और देश का शासन चलाने में उसको मदद मिल सके। विलियम जोन्स कलकत्ता कब आए? 1783 में आए। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1835 में पारित किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? 3 आदमी मिलकर किया था, विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉल ने किया था। प्राच्यवादी शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, प्राच्यवादी जो शब्द था इसका मतलब था कि एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को प्राच्यवादी कहा जाता था, जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन। देखिए, ईसाई प्रचारकों ने भारत में सबसे पहले कहाँ अपना मिशनरी खोला था? श्रीरामपुर में खोला था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि ऐसे ईसाई जो प्रचारक थे उसने पहली जो इंडिया में मिशनरी खोला था, कहाँ खोला था? श्रीरामपुर में खोला था। अब श्रीरामपुर कहाँ है? आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे है। आपके अनुसार वुड के नीति पत्र के कौन से 2 बिंदु आज भी हमारे शिक्षा का भाग है ना? शिक्षा का व्यवहारिक लाभ, शिक्षा से नैतिक चरित्र का उत्थान। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध क्यों किया? प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है ना, और नैतिक उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। ये प्रचारक बात को समझाते थे। शांति निकेतन की स्थापना कब और किसने किया था? 1901 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किए थे। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लाया गया कब? 1870 में। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति क्या रवैया रखते थे? जॉन और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास रवैया रखते थे कि वे भारत और पश्चिमी दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे, है ना। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। 19वीं सदी के शुरुआत में ही बहुत सारे अंग्रेज ऑफिसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की रचना क्यों करने लगे थे? उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था, इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देना पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। 1854 के वुड के नीतिपत्र में कौन सी बात प्राच्यवादी ज्ञान का विरोधी था? इस नीतिपत्र में कहा गया कि हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान पर प्रसार करना है। 1854 के नीतिपत्र के बाद अंग्रेजों के शिक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए? 1854 के नीतिपत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए थे। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामले पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाया गया। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय का स्थापना किया जा रहा था। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जा रहा था। 1854 के वुड के नीतिपत्र की मुख्य बातें क्या था? उसका मुख्य बात जो था, आर्थिक क्षेत्र में शिक्षा का व्यवहारिक लाभ था, भारतीयों को यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराना था, यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान करना था और शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा करना था, है ना। 1813 का ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। क्यों था? क्योंकि कंपनी को भय था, है ना, कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष नहीं पैदा हो जाए। लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को एक शक नज़र से देखने लगेंगे। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देशी लोगों को भड़का सकता है। कहा कि ब्रिटिश शिक्षा से पहले भारत में शिक्षा किस प्रकार दिया जाता था?
ईसाई प्रचारक विलियम एडम के अनुसार बंगाल और बिहार, कहाँ पे, बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ था, 1 लाख से भी ज़्यादा पाठशालाएँ था। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। ये पाठशालाएँ संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाया जाता था। कई पाठशालाएँ स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की वस्तुओं स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशाला में भी मौजूद थीं। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। सालाना इम्तहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं होता था, मतलब कि एनुअली जो एग्ज़ाम होता था ना, वो नहीं होता था। कुछ पाठशालाएँ बरगद की छाँव में ही चलती थी, तो कई गांव की किसी दुकान या फिर मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी, है ना। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होता था और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरुजी तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में ही नहीं बैठाया जाता था, सभी एक जगह पे एक साथ बैठते थे। कितना बढ़िया था पहले के ज़माना का पढ़ाई। और ये चीज़ अभी अगर फॉलो हो जाएगा तो इंडिया जो है ऑटोमेटिक बदल जाएगा। महात्मा गांधी किस प्रकार के शिक्षा के पक्षधर थे? महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक जन की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा किया जाता है। महात्मा गांधी ऐसा क्या मानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्म विकसित होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? शिक्षा से दिमाग और आत्मा दोनों विकसित होना चाहिए, है ना। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पर लेना ही शिक्षा नहीं होती थी, है ना। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता था, हुनर सीखना पड़ता था, या जानने के लिए विभिन्न चीज़ों किस तरह काम करती है। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होगा। वे शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा के पक्षधर थे। कौन थे? महात्मा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना क्यों किया? टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है ना। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया था, है ना। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपने स्वाभाविक सृजनात्मक मेघ को, जो भी मेधावी थे, मेध को विकसित कर सकते थे, है ना। मेध मतलब तेज जिसको बोलते हैं। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कोई भी काम नहीं कर पाते थे। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया था, है ना। यही कारण था कि रविन्द्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन की स्थापना करना पड़ा था। देखिए बहुत वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय थी, लेकिन दोनों के बीच क्या अंतर था? महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षाओं के बजाय भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा चाहते थे, और वे पश्चिमी सभ्यताओं और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। जबकि टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। आधुनिक और पश्चिमी सभ्यता दोनों का चाहते थे ये। इसलिए उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर किस प्रकार के शिक्षा के पक्षधर थे? टैगोर और महात्मा गांधी के शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, परंतु दोनों में अंतर था, है ना। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर जोर दिया था। एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया बार बार। देखिए टैगोर पर अभी देखिए यही सेम चीज़ है, यहाँ भी देखिए सेम चीज़। ये क्वेश्चन कुछ और कर रहा, आंसर कुछ और दे दिया। इसका देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, ये दोनों का ठीक है, तुम्हें करवाई दिया। तो ये आपका है क्या चीज़ था? ये आपका हिस्ट्री का जो है क्लास 8 का जो आपका ये क्या है, हिस्ट्री का चैप्टर था, ठीक है ना। और जो कि आप लोग देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये, है ना। इसको
इसको करने के बाद आप लोगों का कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने से, वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ लेने से आपको कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। वन लाइनर सिर्फ पढ़ लीजिएगा तो उससे क्या होगा, आपको दिमाग में वो याद नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ये क्वेश्चन आपका पूरा एकदम डिटेल हो गया, पूरा एक्सप्लेन हो गया, अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो गया, है ना। और क्या होता है कि इसमें आपको दिमाग में रहेगा, एक स्टोरी की तरह मैं बताया हूँ, और क्वेश्चन भी करवा दिया, नोट्स भी हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग एनसीईआरटी का पढ़ाई। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि क्लास आप लोग को कैसा लगा है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत थैंक यू।